दोस्तों, इब्राहिम तरोरे की सबसे बड़ी कमजोरी उनका अपना परिवार था। उनके दुश्मन ये बात जानते थे कि एक दिन उनकी 14 साल की बहन अमीनाटा वागाडुगू में मिडिल स्कूल से घर लौटते समय गायब हो गई। सुरक्षा कैमरे हैक कर लिए गए, सिक्योरिटी को नशा दे दिया गया था। जब उन्होंने उस यूरोप के सबसे अंधेरे कोनों में पाया तो उन्हें केवल मानव तस्करों का नहीं बल्कि उस सिस्टम का सामना करना पड़ा जिसने उनके अपने देश का शोषण किया था। और इस बार युद्ध केवल बुर्किना फासो में नहीं बल्कि पेरिस की सड़कों पर लड़ा जाएगा। दोपहर 3:30 तक सब कुछ ठीक था। 14 साल की अमीनाटा ट्रायोर वागाडुगू के सबसे सुरक्षित इलाके में इमाम मालिक मिडिल स्कूल से अभी निकली थी। अफ्रीकी सूरज की तपती धूप में उसके कंधों पर उसके स्कूल का बैग था और उसने अपनी मैथ की किताब कसकर पकड़ रखी थी। और उसने मुस्कुराते हुए अपनी दोस्त फातिमा से कहा, हमारा कल एग्जाम है, मेरा भाई हमेशा की तरह मेरी पढ़ाई में मदद करेगा। वो 15 मिनट पैदल चलकर घर जाती थी। सुरक्षित सड़कें, जाने पहचाने चेहरे, हर दिन चलकर घर जाती थी, हर दिन वही रास्ता। लेकिन अमीनाटा उस शाम कभी घर नहीं पहुंची। शाम 4:45 पर कैप्टन इब्राहिम तरोरे की मदर कांपते हाथों से फोन कर रही थी। उन्होंने घबराते हुए कहा, अमीनाटा अभी तक घर नहीं आई। वो हमेशा 4:30 तक घर आ जाती थी और वो अपना फोन नहीं उठा रही है। इब्राहिम तरोरे उस समय रक्षा मंत्री के साथ एक बैठक में मौजूद थे। जब उन्होंने अपनी मां की आवाज में डर सुना तो उनका दिल बैठ गया। उन्होंने बैठक छोड़कर कहा, मां मधु को बुलाओ। अभी आपातकालीन प्रोटोकॉल। शाम 6 बजे शुरू हुए तलाशी अभियान से एक भयानक सच्चाई सामने आई। स्कूल के सुरक्षा कैमरे 3:25 के बाद तकनीकी खराबी के कारण काम करना बंद कर चुके थे। अमीनाटा के घर जाने वाले रास्ते पर लगे सभी कैमरे उस समय खराब हो चुके थे। सुरक्षा प्रमुख मामदू ने अपनी टैबलेट स्क्रीन पर खाली फुटेज दिखाते हुए कहा, ये पेशेवर काम है, सिस्टम को सुनियोजित तरीके से हैक किया गया था। इब्राहिम तरोरे ने ठंडी गुस्से वाली आवाज में पूछा, सुरक्षा टीम कहाँ थी? 2 सिक्योरिटी दूर से उसका पीछा कर रहे थे। हमने उन दोनों को नशा दिया हुआ पाया। उसी वक्त इब्राहिम तरोरे समझ गए थे कि ये कोई सामान्य अपहरण नहीं था, ये उनके खिलाफ एक राजनीतिक ऑपरेशन था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इब्राहिम तरोरे का असली प्लान कितना बड़ा होगा। पहले 3 दिन खामोशी में बीत गए। कोई फिरौती की मांग नहीं आई, मीडिया में कोई खबर लीक नहीं हुई। चौथी रात के अंधेरे में इब्राहिम तरोरे के निजी फोन की घंटी बजी। रात 2:30 में नंबर ब्लॉक था। इब्राहिम तरोरे नींद से भरी आंखों से कहा, हेलो इब्राहिम। एक ठंडी आवाज ने कहा। वो फ्रेंच बोल रहा था। इब्राहिम तरोरे का पूरा शरीर तनाव में आ गया। तुम कौन हो? मैं इम्पोर्टेंट नहीं, बल्कि इम्पोर्टेंट ये है कि तुम्हारी बहन अभी जिंदा है। और तुमको क्या चाहिए? पिछले महीने तुमने जो सोने की खदान के राष्ट्रीयकरण का फरमान साइन किया था, उसे रद्द कर दो। चाइना के साथ यूरेनियम डील रद्द कर दो और अफ्रीका के संसाधनों के साथ अपने क्रांतिकारी खेल बंद करो। इब्राहिम तरोरे की उंगलियों से चटकने की आवाज आई। अगर मैं मना करूं तो तुम्हारी बहन इस दुनिया से। इब्राहिम तरोरे का खून जम गया। मैं तुम्हें 72 घंटे का वक्त दे रहा हूँ, सोच लो। लाइन कट गई। इब्राहिम तरोरे ने फोन टेबल पर रख दिया, अपने हाथों से अपना सर पकड़ लिया। पहली बार उन्हें इतनी बेबसी महसूस हुई, लेकिन फिर उनके अंदर वही जानी पहचानी आग उबलने लगी। उन्होंने बुदबुदाया, नहीं, इस बार मैं उनका शिकार करूंगा। उस रात इब्राहिम तरोरे बिल्कुल नहीं सोए। उन्होंने अपनी भरोसेमंद टीम को एक आपातकालीन बैठक के लिए बुलाया। सुरक्षा प्रमुख मामदू, खुफिया प्रमुख नाटे और सबसे महत्वपूर्ण बुर्किना फासो की 28 साल की साइबर युद्ध विशेषज्ञ सारा तरोरे। दोस्तों, इब्राहिम तरोरे ने खून से लाल लेकिन टेढ़ी आंखों से कहा, वो सोचते हैं मेरी कमजोरी मेरा परिवार है, लेकिन वो गलत हैं। मेरे परिवार के बच्चे पर हमला करके वो नहीं जानते उन्होंने अफ्रीका के सभी बच्चों पर हमला किया है। ये उनकी सबसे बड़ी गलती है। सारा कामरा ने अपना लैपटॉप खोला। उन्होंने MIT में प्रशिक्षण लिया था और बुर्किना फासो लौटने पर इब्राहिम तरोरे की टीम में शामिल हो गई थी। सर, मैंने उस फोन बातचीत का विश्लेषण किया। आवाज को टूर नेटवर्क के माध्यम से 7 अलग अलग देशों को भेजा गया था, लेकिन असली सिग्नल स्विट्जरलैंड से आया था। लेकिन एम स्टारडम का उल्लेख जानबूझकर किया गया था। खुफिया प्रमुख नाटे ने
कहा वो हमें वही निर्देशित करना चाहते हैं, स्विट्जरलैंड बैंकिंग केंद्र जहां पैसों का पता नहीं लगाया जा सकता। मामदू ने कहा हमारे पास बुरी खबर है, पिछले 2 सालों में बुर्किना फासो की 73 युवा लड़कियां छात्र वीजा प्राप्त करने के बाद गायब हो गयी। उन सबकी उम्र लगभग 15 साल है। इब्राहिम ट्रैओरे ने मेज पर मुक्का मारा। ये केवल अमीनाटा के बारे में नहीं है, जो उन्हें नहीं पता था वो ये था कि ये ऑपरेशन सिर्फ शुरुआत थी। 5वें दिन इब्राहिम ट्रैओरे ने एक बड़ा कदम उठाया। टेलीविजन पर बयान देते समय उन्होंने राजनयिक प्रोटोकॉल को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने कैमरों में देखते हुए कहा, मेरे नागरिकों, मेरी 14 साल की बहन अमीनाटा 5 दिनों से लापता है और मुझे पता है कि वो कहाँ है। पूरी दुनिया का मीडिया हैरान रह गया। ऐसी स्थिति आमतौर पर गुप्त रखी जाती थी। जिन लोगों ने अमीनाटा का अपहरण किया उन्होंने मुझे अपनी आर्थिक नीतियों को छोड़ने के लिए किया है, और कुछ ऐसी ताकतें हैं जो अफ्रीका के संसाधनों को नियंत्रित करना चाहती हैं। इब्राहिम ट्रैओरे की आवाज तेजी से कठोर होती गई। लेकिन उन लोगों को ये जान लेना चाहिए, इस हमले से उन्होंने सिर्फ एक परिवार को निशाना नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने अफ्रीका के उन सभी बच्चों को निशाना बनाया, और मैं इसके लिए उन्हें भुगतान करवाऊंगा जो उन्हें निशाना बना रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि वो गुस्से में गलतियां करेंगे, गुप्त ऑपरेशन चलाएंगे, सैन्य बल का उपयोग करेंगे, अपने दुश्मनों को धमकी देंगे। लेकिन इब्राहिम ट्रैओरे ने बिल्कुल इसका उल्टा किया। टेलीविजन पर खुले तौर पर बोलकर उन्होंने ऐसी स्थिति को दुनिया के सामने ला दिया। वो अब छुपे नहीं रह सकते थे, हर कोई उन्हें देख रहा था। उस भाषण के बाद पूरे अफ्रीका में समर्थन की लहर शुरू हो गई। सेव अमीनाटा हैशटैग दुनिया भर में ट्रेंड करने लगा। सारा कामरा और उनकी टीम दिन रात काम करते हुए समझ गई थी कि स्विट्जरलैंड का सिग्नल हकीकत में एम्स्टर्डम के लिए रिडायरेक्ट था। असली लक्ष्य एम्स्टर्डम के वेल्स जिले में एक पुरानी इमारत थी। सारा ने सैटेलाइट तस्वीर दिखाते हुए कहा, सर ये इमारत हकीकत में एक कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है। निचली मंजिलें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हमने थर्मल कैमरों से अंदर कम से कम 40 से 50 लोगों का पता लगाया है। सुरक्षा के बारे में किया, लेकिन हमारे पास एक फायदा है। कोई उम्मीद नहीं करता कि बुर्किना फासो एम्स्टर्डम में एक ऑपरेशन करेगा। इब्राहिम ट्रैओरे ने गहरी सांस ली। हम केवल अपनी बहन को नहीं बल्कि सभी लड़कियों को बचाएंगे। उस रात इब्राहिम ट्रैओरे ने आश्चर्यजनक फोन कॉल किया। उन्होंने घाना के राष्ट्रपति को फोन किया। इब्राहिम ट्रैओरे ने कहा, भाई आपके पास भी लापता बच्चों की फाइल है ना? तुम्हारा क्या मतलब है? इब्राहिम ट्रैओरे ने कहा, हम एम्स्टर्डम में एक ऑपरेशन कर रहे हैं, केवल अमीनाटा के लिए नहीं बल्कि अफ्रीका के उन सभी बच्चों के लिए। घाना के राष्ट्रपति चुपचाप सोचने लगे, मैं क्या कर सकता हूँ? आपकी स्पेशल सेना के 6 आदमी गुप्त समर्थन में चाहिए। ठीक है, उन्होंने माली और सेनेगल के नेताओं के साथ भी यही बातचीत की। किसी ने मना नहीं किया, क्योंकि ये अब केवल बुर्किना फासो की समस्या नहीं थी। 48 घंटों में जो कुछ उन्हें पता चलेगा वो सभी को चौंका देगा। एम्स्टर्डम ऑन ऑपरेशन छठी रात को शुरू हुआ, लेकिन ये हॉलीवुड फिल्म जैसा नहीं था। ये सावधानी पूर्वक नियोजित खुफिया ऑपरेशन था। 4 अलग अलग अफ्रीकी देशों के 18 स्पेशल सैनिक पर्यटकों के रूप में एम्स्टर्डम में आए थे। सारा कामरा की साइबर टीम ने इमारत के सुरक्षा सिस्टम को निष्क्रिय कर दिया था। ऑपरेशन रात 3:20 में शुरू हुआ। अल्फा टीम पीछे का रास्ता, सुरक्षित ब्रावो टीम साइड से, चार्ली टीम मुख्य लक्ष्य की नजर में। इब्राहिम ट्रैओरे एक सुरक्षित लाइन पर ऑपरेशन सुन रहे थे। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। उनका टारगेट उस इमारत में एंट्री। 4 मिनट अल्फा टीम केंद्र में, पहली मंजिल साफ, 12 लड़कियां मिली। ब्रावो टीम बेसमेंट में, 8 और लड़कियां मिली। चार्ली टीम अमीनाटा मिल गई स्वस्थ। इब्राहिम ट्रैओरे की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ था। केंद्र से सभी टीमों को निचले स्तर के ऑपरेटर और स्थानीय आपराधिक संगठन के सदस्य मिले, लेकिन सारा के वित्तीय निशान बहुत बड़े नाम को दर्शाते हैं। जब दुनिया उस वक्त सुबह जागी तो सब कुछ बदल चुका था। एम्स्टर्डम में 47 युवा लड़कियों को बचाया गया था। 23 मानव तस्करों को पकड़ा गया था। सारा कामरा के द्वारा प्राप्त दस्तावेजों ने ऑपरेशन की पीछे की वास्तविक ताकतों का खुलासा किया। इब्राहिम ट्रैओरे ने हवाई अड्डे पर अमीनाटा से मिले। 14 साल की लड़की अपने भाई की बाहों में सिसक रही थी। अमीनाटा ने धीमी आवाज में कहा, मैं डर गई थी बड़े भाई, लेकिन मुझे पता था कि आप आएंगे। इब्राहिम ट्रैओरे ने कहा, मैं तुम्हें फिर कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन ये सिर्फ एक निजी मिलन नहीं था। दुनिया की मीडिया सब कुछ देख रही थी। इब्राहिम ट्रैओरे ने
अमीनाटा का हाथ पकड़कर कैमरों के सामने कहा, मैंने सिर्फ अपनी बहन को नहीं बचाया, मैंने 47 अलग अलग परिवार के बच्चों को बचाया है और मैंने दुनिया को दिखा दिया कि जो लोग अफ्रीका के बच्चों को छूते हैं उन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा। उन्होंने अपने हाथ में दस्तावेज दिखाए। इस ऑपरेशन में हमें जो दस्तावेज मिले हैं वो बताते हैं कि सिस्टम कैसे काम करता है, कौन सी कंपनियां वित्त पोषण करती हैं, कौन से बैंक पैसे धोते हैं, कौन से नेटवर्क सुरक्षा प्रदान करते हैं। ऑपरेशन के बाद यूरोप में एक बड़ा घोटाला हुआ। नीदरलैंड में मानव तस्करी की जांच शुरू हुई। फ्रांस और बेल्जियम में इस तरह की बहसें सामने आई, लेकिन इब्राहिम ट्रेओरे का असली लक्ष्य बड़ा था। अफ्रीकी शिखर सम्मेलन में उन्होंने कहा, इस ऑपरेशन से हमने सिर्फ अपने बच्चों को नहीं बचाया, हमने दुनिया को दिखा दिया कि अफ्रीका का शोषण कैसे होता है और वो हमारे बच्चों को कैसे चुराते हैं, क्योंकि वो हमारे संसाधनों को चुराना चाहते हैं। उस शिखर सम्मेलन से अफ्रीकी बाल संरक्षण समझौता निकला। 32 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए। 3 महीने बाद अमीनाटा सामान्य हो गई। वो स्कूल गई, अपने दोस्तों के साथ खेली, लेकिन ये अब एक साधारण बच्ची नहीं थी। वो अफ्रीका के प्रतिरोध का प्रतीक बन गई थी। अमीनाटा ने एक इंटरव्यू में कहा, लोग मुझे बचाई गई लड़की कहते हैं, लेकिन मैं सिर्फ बचाई नहीं गई, बल्कि मैं एक सुरक्षित लड़की हूँ, क्योंकि मेरे भाई ने पूरे अफ्रीका को मेरा परिवार बना दिया। 6 महीने बाद लापता बच्चों को खोजने और मानव तस्करी को रोकने के लिए अमीनाटा फाउंडेशन की स्थापना की गई। 54 अफ्रीकी देशों ने इसका समर्थन किया। 1 साल बाद इब्राहिम ट्रेओरे ने संयुक्त राष्ट्र में बात की, हम एक ऐसी दुनिया बनाने जा रहे हैं जहां लोग हमारे बच्चों को छूते हैं, उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाए। आज अमीनाटा 16 साल की हैं, वो मैथ पढ़ती हैं, MIT जाने का सपना देखती हैं, लेकिन वो आशा करती हैं, क्योंकि कभी कभी सबसे अंधेरे क्षण सबसे उज्जवल बदलाव को जन्म देते हैं। उनके दुश्मनों ने इब्राहिम ट्रेओरे की सबसे बड़ी ताकत को जगा दिया था, जिसे वो लोग उनकी कमजोरी समझते थे। एक अफ्रीकी फादर का अपने बच्चों की रक्षा करने का संकल्प, और उस ताकत ने पूरे महाद्वीप को बदल दिया था। सिर्फ एक बहन को बचाने की कहानी नहीं है, ये एक महाद्वीप के जागने की कहानी थी। जब एक भाई ने अपनी बहन के लिए लड़ाई शुरू की तो पूरे अफ्रीका ने अपनी बेटियों के लिए आवाज उठाई। ये साबित हो गया कि अफ्रीका चुप नहीं बैठेगा। अब जो भी उनकी बेटियों को छूने की कोशिश करेगा उसे पूरी दुनिया के सामने जवाब देना होगा।